नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु की। और जब हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करते हैं तो सामान्यतः जलवायु को लेकर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वह राजस्थान की जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? राजस्थान में जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुएं होती हैं और साथ ही राजस्थान में मानसून की क्या प्रक्रिया है। तो राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में मानसून की क्या प्रक्रिया है और मानसून के द्वारा कहां पर वर्षा होती है, किस मानसूनी शाखा से होती है और उसको लेके हमें क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया की। राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया कि राजस्थान में मानसून की क्या प्रक्रिया है। तो अब देखिए, सबसे पहले मानसून कौन सा आता है, कैसे आता है, किस प्रकार से आता है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है। तो देखिए, जब हम राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो मानसून आता कैसे है यह समझना आवश्यक है। तो इसके लिए देखिए, यह है सूर्य, यह क्या है, सूर्य। और सूर्य जब ग्रीष्म ऋतु में जून माह में कहां सीधा चमकता है, इस कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यह कौन सी रेखा है, यह है कर्क रेखा। कब सीधा चमकता है, 21 जून, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उस समय जो उत्तर भारत है, यह उत्तर भारत, यह जो उत्तर भारत है यहां पर किसका निर्माण होता है, ITCZ, यानी कि अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ का निर्माण होता है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और यह जो हमारा यह भाग जिसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसे कहते हैं हम थार का मरुस्थल। और इस थार के मरुस्थल में किसका निर्माण होता है, प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। अब जब यहां पर थार के मरुस्थल में प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र और उत्तर भारत में इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का जब निर्माण होता है तो जहां पर उच्च वायुदाब है, कहां पर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर के उच्च वायुदाब क्षेत्र से
पवने इस निम्न वायुदाब केंद्र की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, और इनकी दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। यानी कि इस प्रकार से जो है पवने भारत की ओर क्या होती है, यानी उत्तर भारत निम्न वायुदाब केंद्र की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, ग्रीष्म कालीन दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो राजस्थान में मानसून आता है वह कौन सा आता है, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। और इसकी उत्पत्ति कहां होती है, तो उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है। अब इसके संबंध में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि यदि पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कहां होती है, तो हिंद महासागर में होती है। अब इसको समझना है कि ग्रीष्म ऋतु जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा या लंबवत चमकता है, जिससे उच्च तापमान तथा रेडॉन गैस के उत्सर्जन से थार के मरुस्थल में प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र तथा उत्तर भारत में ITCZ अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर, कहां पे, इस कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो यहां उत्तर भारत में ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, जो कि एक क्या है, अस्थायी निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। यहां क्या होता है, यहां एक ITCZ यह
अस्थायी निम्न वायुदाब क्षेत्र है। जब इसका निर्माण होता है तो हिंद महासागर के उच्च वायुदाब क्षेत्र से हिंद महासागर के उच्च वायुदाब क्षेत्र से मानसूनी पवन या मानसूनी पवनें उत्तर भारत के निम्न वायुदाब क्षेत्र ITCZ की ओर प्रवाहित होती है। जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, जिसे ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसकी उत्पत्ति कहां होती है? हिंद महासागर में होती है। और क्यों होती है? क्योंकि जब उत्तर भारत में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है और थार के मरुस्थल में प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है तो हिंद महासागर के उच्च वायुदाब क्षेत्र से पवनें निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्या होती है? प्रवाहित। और पवनों की जो दिशा होती है वह सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। इसीलिए हिंद महासागर के उच्च वायुदाब क्षेत्र से उत्तर भारत के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें मानसूनी पवनें प्रवाहित होती है और इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो यह ध्यान रखना कि जो भारतीय मानसून है वह या ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कहां होती है? हिंद महासागर में होती है। तो इस प्रकार से यह तो मानसून की क्या है कि मानसून क्या है। अब मानसून की प्रक्रिया क्या है अब समझना आगे। ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति ग्रीष्मकालीन
दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है, जिसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग सिद्धांत दिए गए। यानी कि जो ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून है, उस मानसून की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग भूगोल वेदाओं ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। अब कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए, तो बात करते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, क्योंकि जो हिंद महासागर में मानसून उत्पन्न होता है उसे हम भारतीय मानसून कहते हैं। और भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है तापीय सिद्धांत, जो कि एडमंड हेली के द्वारा दिया गया। सबसे पहला है तापीय सिद्धांत, यह दिया गया है एडमंड हेली के द्वारा, जो है यह सिद्धांत दिया गया। दूसरा सिद्धांत दिया गया जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जो कि ईस्ट के द्वारा दिया गया तथा इसकी जो व्याख्या की गई वह पी कोटेश्वरम के द्वारा की गई। हीस्ट और पी कोटेश्वरम, और जेट स्ट्रीम सिद्धांत की व्याख्या पी कोटेश्वरम, जो कि एक भारतीय विद्वान थे, उनके द्वारा की गई। इसी प्रकार एक और सिद्धांत दिया गया विषुवत पछुआ प्रवाह, यह एच फ्लॉन ने दिया। विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत, और यह जो सिद्धांत दिया यह एच फ्लॉन ने प्रस्तुत किया। और इसके बाद एक और सिद्धांत है जिसे दक्षिण दोलन सिद्धांत या एल नीनो सिद्धांत कहते हैं, जो कि गिलबर्ट वॉकर ने दिया। दक्षिण दोलन सिद्धांत भी कहते हैं या एल नीनो
सिद्धांत भी कहते हैं। यह दिया गिलबर्ट वॉकर ने। तो इस प्रकार से भारतीय मानसून की उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है, उसकी उत्पत्ति के संबंध में 4 प्रमुख सिद्धांत दिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा सर्वमान्य या प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। और इसीलिए जब भी हमें भारतीय मानसून के संदर्भ में सिद्धांत पूछा जाता है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत पूछा जाता है, यह सिद्धांत किसने दिया। लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, तो जब तक आप भारतीय मानसून को नहीं समझेंगे, राजस्थान को समझना थोड़ा टफ है। तो अब यहां पे समझना कि भारत में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं प्रवेश, कितनी शाखाएं प्रवेश करती हैं? 2। कौन कौन सी हैं? एक तो कहलाती है अरब सागरीय शाखा और दूसरी कहलाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। कि भारत में जो ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी 2 शाखाएं प्रवेश करती। अब कैसे समझना, यहां से, यहां है भारत का मानचित्र, यहां भारत का मानचित्र है और यहां पर यह पूरा एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। यहां विंध्याचल, यहां छोटा नागपुर का पठार और यहां हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। इसी प्रकार यहां शिलोंग का पठार, यहां है अरावली पर्वतमाला। अब यहां पे समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में ग्रीष्मकालीन जो है दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी 2 शाखाएं प्रवेश करती है। कौन कौन सी हैं? अब इसमें समझना, एक शाखा जिसे हम क्या बोलते हैं, अरब सागरीय शाखा। यह जो शाखा है, यहां है अरब सागरीय मानसूनी शाखाएं, और एक शाखा जो है वह इसे कहा जाता है
बंगाल की खाड़ी, मानसूनी शाखा। अब यहां पे समझना कि जो यह अरब सागरीय मानसूनी शाखा है, इसकी 3 शाखाएं भारत में प्रवेश करती है। कितनी? 3। कौन कौन सी? एक शाखा तो कहलाती है पश्चिमी घाट शाखा, एक कहलाती है छोटा नागपुर शाखा, और एक कहलाती है हिमाचल शाखा। यानी कि कितनी शाखाएं यहां हिमाचल शाखा कहलाती है, यह कहलाती है छोटा नागपुर शाखा कहलाती है, और यह पश्चिमी घाट शाखा कहलाती है। यह तो किसकी? अरब सागरीय शाखा की 3 है। जबकि बंगाल की खाड़ी जो शाखा है वह 2 भागों में बढ़ती है। एक तो इस तरह से चलती है, इसे पूर्वोत्तर शाखा कहा जाता है या पूर्वोत्तर राज्य की शाखा कहा जाता है, और एक शाखा जो है वह इस प्रकार से आती है। इसे कहा जाता है उत्तरी मैदान की शाखा। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्पत्ति कहां होती है? हिंद महासागर में होती है। वह भारत में 2 शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है, एक अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी शाखा। और जो अरब सागरीय शाखा है वह 3 शाखाओं के रूप में भारत में वर्षा करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा 2 शाखाओं के रूप में भारत में क्या करता है? वर्षा करता है। लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो है कितनी ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं प्रवेश करती है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अब हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं कि राजस्थान में कौन सी शाखाएं आती हैं और किस प्रकार से वह वर्षा करती है, कहां वर्षा करती है। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं प्रवेश करती है। कौन कौन सी? ए अरब सागरीय शाखा और बी
बंगाल की खाड़ी शाखा। अब यहां समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी, कहां वर्षा करेगी, कितनी वर्षा करेगी और कहां वर्षा नहीं करेगी, वहां किस कारण नहीं करेगी, यहां हमें पूरा समझना है। क्योंकि हम मानसून की प्रक्रिया पढ़ते हैं, हम वर्षा ऋतु नहीं पढ़ रहे, हम मानसून की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो वर्षा होती है वह मानसून काल में किससे होती है, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और इसकी कितनी शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है, 2 शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है। अब कौन कौन सी हैं, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अब हम बात करते हैं अरब सागरीय शाखा के बारे में। अरब सागरीय मानसूनी शाखा कि जो अरब सागरीय मानसूनी शाखा है यहां किस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करेगी, कहां से करेगी और कहां कहां यह वर्षा करेगी। तो आप समझना, सबसे पहले जब हम अरब सागरीय मानसूनी शाखा की बात करते हैं तो अरब सागरीय मानसूनी जो शाखा है यह सबसे पहले राजस्थान में जो प्रवेश करती है वह इस जिले में प्रवेश करती है। यह है अरब सागरीय शाखा। और अरब सागरीय जो शाखा है यहां राजस्थान में सबसे पहले इस जिले में प्रवेश करती है। और यह जिला कौन सा है, तो यह ध्यान रखना, यह डिस्ट्रिक्ट जो है वह है कौन सा है, बांसवाड़ा। अब इस बांसवाड़ा से जब हम राजसमंद तक देखते हैं तो यहां पर जो है अरावली की क्या है, पहाड़ियां हैं। तो यह जो अरब सागरीय मानसूनी शाखा है यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही इन डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है, वर्षा करती है। यानी कि इससे इन 4 जिलों में क्या होती है, वर्षा होती है। अब यहां पर कितने प्रतिशत वर्षा करती है, तो ध्यान रखना इसमें 10% क्या करती है, यह वर्षा करती है। अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में कितनी वर्षा होती है, 10% वर्षा होती है। इसके बाद यह जो है शाखा यह इस अरावली के समानांतर राजस्थान को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। इसका मतलब है कि यह जो क्षेत्र है जिसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागरीय मानसूनी शाखा से वर्षा नहीं होती है। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जो अरब सागरीय मानसूनी शाखा है इसमें 65% क्या होती है, आर्द्रता होती है। यह ध्यान रखना, आर्द्रता कितनी होती है, 65% आर्द्रता होती है। लेकिन वर्षा कितनी करती है, 10% वर्षा करती है। कहां कहां यह वर्षा करती है, तो ध्यान रखना यहां जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में वर्षा करती है, इस क्षेत्र में वर्षा करती है। यानी कि केवल यह दक्षिण का यह जो भाग है यहां पे वर्षा करती है। अब इसका प्रश्न आता है कि जब यह वर्षा करती है तो इसकी राजस्थान में दिशा क्या होती है, तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी क्या होती है, दिशा होती है। इसमें आर्द्रता 65% होती है।
वर्षा मात्र कितनी करती है? 10% करती है। तो अब यहां पर जो पॉइंट हमें एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं हम उन पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय मानसूनी शाखा बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अरब सागरीय मानसून ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा पहले प्रवेश करती है? अरब सागरीय मानसूनी शाखा प्रवेश करती है। किस जिले में करती है? बांसवाड़ा जिले में करती है। और इसीलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यह ध्यान रखना। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। और लगभग 15 जून के आसपास राजस्थान में जो है मानसून प्रवेश करता है। क्लियर का? अब इसके बाद जब राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है तो यह कहां कहां वर्षा करता है? अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा, सबसे पहले दिशा की बात करें, दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। इसकी दिशा कितनी है? उत्तर। अब इसमें आर्द्रता कितनी होती है? अरब सागरीय मानसूनी शाखा में आर्द्रता 65% होती है, परंतु वर्षा 10%। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यह आर्द्रता की दृष्टि से प्रबल होता है, लेकिन मात्र वर्षा कितनी करता है? 10% वर्षा करता है। अब 10% वर्षा कहां कहां करता है, यह क्लियर होना चाहिए।
अरब सागरीय मानसूनी शाखा से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही में वर्षा, और कितनी वर्षा करता है? मात्र 10% या वहां पे वर्षा करता है। तो अब प्रश्न यहां से यही बनता है कि अरब सागरीय मानसून प्रबल होने पर भी राजस्थान में वर्षा कम करता है, इसका कारण क्या है? तो ध्यान रखना, अरब सागरीय मानसूनी शाखा के मार्ग में अवरोधों का अभाव होने के कारण अधिक प्रबल होने के बावजूद वर्षा कम करता है, क्योंकि अरब सागरीय जो मानसूनी शाखा है उसमें 65% आर्द्रता होती है, लेकिन वर्षा कितनी करता है? मात्र 10% करता है। तो इसका मतलब है कि इसके मार्ग में अवरोधों का अभाव है, और अवरोध यानी कि पर्वत है, पठार है, ऐसी संरचनाएं नहीं है, क्योंकि भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वह पर्वतकृत वर्षा होती है। मानसूनी हवाएं आएगी, पर्वतों से टकराएगी और वर्षा करेगी। तो इसीलिए जो दक्षिण अरावली वाला भाग है वहां पर तो यह वर्षा करता है, लेकिन शेष जगह यह वर्षा नहीं कर पाता, क्योंकि यह इसके मार्ग में अवरोधों का क्या है? अभाव है। अब प्रश्न आता है कि अरब सागरीय मानसून जो है राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, इन सब जिलों में बारिश करता है 10%, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वर्षा कहां करता है? सबसे ज्यादा यह कहां ठहरता है? तो देखिए, राजस्थान में अरब सागरीय मानसून का सर्वाधिक ठहराव तथा सक्रियता सिरोही में, कि अरब सागरीय मानसून की सबसे ज्यादा ठहराव कहां रहता है? सिरोही में, और सबसे ज्यादा वर्षा भी कहां करता है? सिरोही में। कारण अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, कि
सिरोही में अरावली की ऊंचाई सबसे ज्यादा है और इसीलिए वह उन पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर सबसे ज्यादा बारिश करता है और सबसे ज्यादा वहां पर ठहरता है। तो इस प्रकार से हमें एक तो अरब सागरीय मानसून को लेकर प्रश्न पूछा। अब प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वह आता है कि जो अरब सागरीय मानसूनी शाखा है इससे पश्चिमी राजस्थान में, देखिए, इससे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना यहां से क्या प्रश्न बनता है। अरब सागरीय मानसूनी शाखा से पश्चिमी राजस्थान, जिसे हम क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल, मरुस्थल में वर्षा नहीं होती। यहां भी ध्यान रखना, नहीं होती। क्यों नहीं होती है? इसके पहला जो कारण है वह है अरावली की दिक् स्थिति। अरावली की दिक् स्थिति का मतलब है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार अरब सागरीय मानसूनी शाखा के समांतर है, कि जिस दिशा में अरावली का विस्तार है उसी दिशा में जो है अरब सागरीय मानसूनी हवाएं राजस्थान को पार कर जाती है। यहां देखिए कि राजस्थान में अरावली का विस्तार उत्तर पश्चिम से, सॉरी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। जिस दिशा में अरावली का विस्तार है उसी दिशा में जो है अरब सागरीय मानसून भी राजस्थान से या राजस्थान को पार कर जाता है, यानी कि बीच में कोई अवरोध नहीं है। और इसीलिए ध्यान रखना कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती है। अरब सागरीय मानसून से वर्षा केवल यहां पर होती है। कितनी होती है? 10% होती है। बाकी कहीं पर भी अरब सागरीय मानसून से जो है वर्षा नहीं होती। तो एक कारण तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अरावली की दिक् स्थिति। दूसरा कारण है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी महाद्वीपीयता, कि समुद्र से दूर होने के कारण जब तक यहां मानसूनी हवाएं पहुंचती है उसकी आर्द्रता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और तीसरा जो है वह है पश्चिम से आने वाली
गर्म एवं कि पश्चिम से जो गर्म और शुष्क पवनें आती है वह अरब सागरीय मानसून की जो आर्द्रता है उसको और क्या कर देती है, कम कर देती है। तो यह हवाएं हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है और राजस्थान को पार कर जाती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। तो इस प्रकार से हमें, जब हम राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया को पढ़ें तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो मानसून राजस्थान में आता है वह ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून है, जिसकी उत्पत्ति कहां होती है, हिंद महासागर में होती है, और जिसकी उत्पत्ति के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। तापीय सिद्धांत दिया गया, जेट स्ट्रीम सिद्धांत दिया गया, विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत दिया गया, दक्षिणी दोलन सिद्धांत दिया गया। इसके बाद जब हिंद महासागर में मानसून की उत्पत्ति होती है, जिसे हम भारतीय मानसून कहते हैं, यह दो शाखाओं में भारत में प्रवेश करता है, एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। राजस्थान में भी ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं प्रवेश करती है, अरब सागरीय शाखा भी करती है, बंगाल की खाड़ी शाखा भी करती है। राजस्थान में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा प्रवेश करती है, और कहां करती है, बांसवाड़ा में करती है। इसीलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जब यह राजस्थान में प्रवेश करती है तो यह केवल दक्षिणी राजस्थान के वह जिले या वह क्षेत्र जहां अरावली का विस्तार है वहां वर्षा करती है, बाकी कहीं पर भी वर्षा नहीं करती है। इसीलिए कहते हैं कि इससे केवल 10% राजस्थान में वर्षा होती है। और पश्चिमी राजस्थान में क्यों नहीं होती है, इसका सबसे बड़ा कारण है अरावली की मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित होना, जिसे हम अरावली की दिक् स्थिति कहते हैं। इसके अलावा समुद्र से दूरी और पश्चिम से आने वाली गर्म शुष्क पवनें भी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इस प्रकार से जब हम राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम अरब सागरीय मानसून के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद दूसरी शाखा आती है बंगाल की खाड़ी शाखा, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।